पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था इम्प्लांटेशन तक। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या था कि जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है, जब स्पर्म और एग सेल जब मीट करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद लगातार डिवीज़न से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो जब फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होता हुआ नीचे यूट्रस में एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है ना। उसकी वॉल जो है, इंटरनल लाइनिंग जो है यूट्रस की, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये यूट्रस की लाइन में जब, सॉरी ये तो फीटस हो गया, ये ठीक है ना। ये जब एम्ब्रियो नीचे जाके यूट्रिन वॉल से जाकर जुड़ जाता है तो इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। द एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज इससे शॉर्ट में पूछा जाता है वो है प्लासेंटा। ओके, आप सबको पता है, देखो प्लासेंटा क्या करता है। प्लासेंटा मदर की बॉडी से बच्चे की बॉडी को कनेक्ट करता है। याद रखना एक चीज़ कि कभी भी मदर की बॉडी जो मतलब मदर का जो ब्लड है वो कभी भी बच्चे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। ओके, इसीलिए अगर ऐसा होता तो फिर मदर और सन का या मदर और डॉटर का हमेशा ब्लड ग्रुप एक ही होता। ठीक है, तो ये वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। हाँ, बच्चे के जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्लोज कांटेक्ट में होते हैं प्लासेंटा के। ओके, क्लोज कांटेक्ट बट नॉट एग्जैक्टली टचिंग ईच अदर। यानी कि देखो, ये फीटस बन गया। ओके, ये आपको जो आपकी बुक में क्लियरली दे रखा है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, जितना मैं पेन घुमा रहा हूँ यूट्रस वॉल पे, ये है प्लासेंटा। ठीक है, ये प्लासेंटा है जो मदर की बॉडी को बेबी की बॉडी से कनेक्ट करता है। और ये जो आपको वायर जैसा दिख रहा है, ये बच्चे के नाभि, यानी कि जो हम लोग की तोंद होती है ना, ये नाभि होती है, उससे कनेक्ट होता है। इसे कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। दिस कॉर्ड कनेक्ट्स टू द प्लासेंटा बट नॉट कंप्लीटली, मीन्स कि ब्लड वेसल्स कनेक्टेड नहीं होती हैं, तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन होता फिर किस चीज़ से ट्रांसफ्यूजन है। ओके, आखिर क्या ज़रूरत है प्लासेंटा की। अगर फिटस डेवलप कर रहा है तो उसको इंटरनल डेवलपमेंट एंड नूरिशमेंट चाहिए ना, तो वो कौन देगा, वो प्लासेंटा देने का काम करता है। और उस न्यूट्रिशन को ले जाने का काम कौन करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, मदर की फिटस, सॉरी मदर के प्लासेंटा से होते हुए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो। ओके जी, प्लासेंटा, ये रहा न्यूट्रिएंट्स। ओके, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन मिनरल्स, जो भी बच्चे को जरूरत होती है, प्लासेंटा के थ्रू ही बच्चे में जाते हैं। ऑक्सीजन जाता है, कई हार्मोन्स होते हैं जो फर्दर शुरुआती स्टेजेस में बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, वो प्लासेंटा के थ्रू जाते हैं। एंटीबॉडीज जो बहुत जरूरी होती हैं। ओके, याद रखना, देखो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में जब हम बड़े होते हैं और अपने आप जब हमारी खुद की एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो उसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जैसे आजकल तुम लोगों ने सुना होगा कोरोना की वजह से, ठीक है ना, कह रहे हैं कि जिसके एंटीबॉडीज़ बनाने की क्षमता अच्छी है, कैपेबिलिटी अच्छी है। खैर वो बात की बात है, तुम लोग सुनो। एंटीबॉडीज़ भी मदर की बॉडी से किस में जाते हैं, बच्चे में। शुरुआती यानी कि जब वो उसका क्या होगा, जब बच्चा बाहर आएगा, ठीक है ना, जब डिलीवरी होगी तो उस समय तक वो इन्फेक्शन के लिए काफ़ी प्रोन होता है, मतलब कि काफ़ी नाजुक होता है। तो उससे इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ भी मदर की बॉडी से बच्चे में जाती हैं। ओके, देन जो भी बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है, जो भी वेस्ट रिलीज़ कर रहा है, वो मदर का जो एक्सक्रीशन है, मदर की एक्सक्रीशन के साथ निकलता है। यानी कि फ्रॉम चाइल्ड टू मदर, ठीक है ना, चाइल्ड में किसके थ्रू जाता है, प्लासेंटा के थ्रू जाता है। ओके, जो भी बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और वेस्ट निकाल रहा है वो मदर के थ्रू ही एक्सक्रीट होता है। ओके, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मदर की बॉडी से बच्चे की बॉडी में चली जाती हैं, जैसे कि निकोटिन जो स्मोकिंग से आता है, एल्कोहल, ड्रग्स, वायरसेस कैसे कैसे, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जिससे एड्स होता है। ये कुछ वैसे वायरसेस हैं, ये भी चले जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या कहते हैं, जन्म से पहले बच्चे की जांच होती थी पहले, ठीक है, अब भी लोग कराते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो फीटीसाइड को जन्म दे रहा था। यानी कि एक्चुअली जो बच्चे माँ बाप हैं वो ये नहीं चाहते थे कि डिजीज़ का पता करें, वो क्या चाहते थे कि बच्चा लड़का है लड़की इसका पता करें। तो इस पर बैन लग गया था। लेकिन अभी भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर इनकी टेस्ट हो सकते हैं कि भाई किसी के बच्चे के अंदर पेट में ही कोई वायरस तो नहीं प्रेजेंट है। खासकर अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए देखने के लिए कि बच्चा पॉजिटिव है कि नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं प्लासेंटा के बारे में। ओके, तो ये आपका शॉर्ट में 3 नंबर में जरूर आ सकता है, 2 या 3 नंबर में जरूर आ सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। याद रखिएगा, यूट्रस में जो प्लासेंटा होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, मींस कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की नाभि से निकलता है वो प्लासेंटा से जुड़ा जरूर होता है, लेकिन ये ब्लड वेसल्स कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं कि हाँ ब्लड से छन के न्यूट्रिएंट्स आए या ऐसा कुछ भी आया, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होते हुए बच्चे के पास चला जाता है। फाइन, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, कुछ भी नहीं। गेस्टेशन पीरियड मीन्स जब फर्टिलाइजेशन हुआ, ओके, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चे के जन्म लेने तक जो भी टाइम पीरियड है, जो कि 9 महीने का होता है, या हम सीधे बोले 38 हफ्तों का होता है, या कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होता रहता है, कभी कभी मैच्योर बच्चा पैदा हो जाता है 7 महीने में। इस पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन। द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ ऑफ अ बेबी, ठीक है, इज नोन एज गेस्टेशन
पीरियड, इतना ही आपको इसमें याद करना है, 1 नंबर में आ सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, गेस्टेशन पीरियड जब खत्म होता है, मीन्स कि 9 महीने पूरे हो जाते हैं, तो क्या होता है? देखो, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको डायग्राम बनाया था, 1 मिनट में देख लेता हूँ, बना होगा अभी भी, ये ठीक है ना। मैंने आपको डायग्राम बनाया था, मैंने बताया था कि जब बेबी पूरी तरह फुल्ली ग्रोथ हो जाती है उसके बच्चे की, ठीक है ना, तो यहाँ पे अंदर की तरफ तो एक लाइनिंग होती है जो सॉफ्ट लाइनिंग होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, इसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। बीच में एक मायोमेट्रियम होती है, वो काफ़ी मस्कुलर होती है। इन्हीं मस्कुलर लेयर के थ्रू, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। मस्कुलर है तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगी, रिलैक्सेशन करेगी, ओके। तो लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या होता है, बच्चा पुश होता है नीचे की तरफ और वो बस बाहर आता है, ठीक है। और इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन, मैंने पहले ही बताया था, आपकी बुक में दिया नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से ही मायोमेट्रियम की लाइनिंग है, ये लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना शुरू कर देती है और बच्चा वजाइना या बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आपकी बुक में बहुत ही सिंपल दे रखा है, बहुत ही सिंपल, 3 का डिफरेंस, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, आपको तीनों पता है। देखो सिंपल बोलूँ तो जाइगोट क्या हो गया, स्पर्म एक्सेल फ्यूज़ कर जाए तुरंत क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। इसका साइज क्या होता है? फुल स्टॉप से भी कम, बहुत छोटा होता है, ठीक है। बेबी के फॉर्मेशन की शुरुआती स्टेज क्या होती है? जाइगोट होती है। एम्ब्रियो क्या होता है? जब जाइगोट में लगातार डिवीजन होना शुरू होता है, मतलब कि वो सिंगल सेल होता है, उसके बाद सडनली उसमें डिवीजन 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ये एम्ब्रियो कहलाता है, ओके। सेकंड आपको देखो क्या दे रखा है कि फर्टिलाइजेशन के 8 हफ्ते तक, ठीक है ना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। 8 हफ्ते तक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन चालू रहता है। अब एम्ब्रियो क्या होता है? मल्टी सेल, आपको पता ही है, जाइगोट सिंगल सेल है, अगर डिवीजन होगा तो जाहिर सी बात हो क्या हो गया? मल्टी सेलर हो गया, ठीक है। आगे जाके फीटस में बदल जाता है, यानी कि उसके आगे 8 हफ्तों के बाद जितने भी स्टेजेस हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के 8 हफ्ते तक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, और उसके बाद आगे जितने भी महीने बाकी हैं, यानी कि आपके कितने हफ्ते रह गए, अगर 8 हफ्ते ऐसे निकल गए तो 30 हफ्ते जो आप बोल सकते हो फीटस का फॉर्मेशन होता रहता है, ओके। ये फीटस जो होता है, इसमें फीटस के डेवलपमेंट में बच्चे के हाथ पाँव, हर जितने भी ऑर्गन्स हैं, सब डिफ्रेंशिएशन करके बनने लगते हैं, ठीक है, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल था, आप इसको याद कर सकते हो, 2 नंबर पूछा सकता है, बहुत ही सिंपल था। नाउ सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैं आपके इसके बारे में थोड़ा बहुत बता ही चुका हूँ कि क्या होता है कि जब एग रिलीज़ करती हैं ओवरीज, ठीक है ना, तो कुछ हार्मोन्स, खासकर प्रोजेस्टेरॉन की मदद से क्या होता है कि एंडोमेट्रियम यानी अंदर की जो लाइनिंग होती है वो मोटी हो जाती है, इसमें खूब ढेर सारी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं। और ये सब किस लिए होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि भाई उसको तो सिग्नल ये गया ना ओव्यूलेशन के बाद में कि फर्टिलाइजेशन होगा, ओके। तो फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो बेबी अगर यहाँ आएगा तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन सब कुछ चाहिए होगा, इसलिए ये क्या हो जाती है, यहाँ पे खूब ढेर सारी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं जो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। बट कई बार ऐसा नहीं होता, भाई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओके। जब नहीं होता है तो ये जो यूट्रस की लाइनिंग है ये शेड हो जाती है, यानी कि गिर जाती है, ओके। और ये ब्लड, म्यूकस, सब कुछ क्या होता है, वजाइना से बाहर आ जाता है, ओके। यही, इसको हम नॉर्मल भाषा में पीरियड्स बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है, पूरी साइकिल होती है। ये जो मैंने आपको बताया, ये पूरी देखो पूरी साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन की होती है, ओके। बात समझ में आई? और ये जो मैंने आपको बताया कि ये यूट्रन लाइनिंग शेड करके नीचे गिर जाए, ये सिर्फ 5 दिन का होता है, 4 से 5 दिन का होता है, ओके। तो मैंने 28 दिन का पूरा आपके लिए ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें क्या क्या होता है हम ये देखेंगे, ठीक है। याद रखना कि मैंने लीनियर बनाया है, मतलब 1 से लेकर 28 दिन बनाए, लेकिन एक्चुअली में ये एक साइकिल है जो ऐसे चलती रहती है, ओके। चलो ध्यान देना बहुत, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात कर रहे हैं। अब 28 दिन ये कहीं किसी भी दिन से चालू हो सकता है, मतलब ये नहीं कि मैं 1 2 3 4 5 लिखा है तो क्या, वो 28 दिन किसी भी तरह चालू हो सकते हैं शुरुआत से। अब ये साइकिल है तो मुझे कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या हो गया, पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, ब्लड, म्यूकस, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से वो सब क्या ब्रेक हो गई है, इसकी वजह से डिस्चार्ज हो रहा है ब्लड का, म्यूकस का। और ये कैसे हो रहा है, शुरुआत के 1 दिन से लेके 5वें दिन तक लगातार ये हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो यूट्रिन लाइनिंग थी वो सब शेड हो गई, ठीक है ना। एग भी क्या हो गया, ब्रेक हो चुका है, ठीक है ना, ये सब बाहर निकल आया। तो छठे दिन से क्या स्टार्ट होगा, 5 दिन तक ये हुआ। छठे दिन से क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फॉलिकल। अगर याद हो आपको, देखो फॉलिकल से ही एग रिलीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो एग ब्रेक हो गया, तो यानी कि अब दोबारा क्या होगा, कोई ना कोई फॉलिकल मैच्योर होकर एग को रिलीज करेगा। तो 6 से लेके 13वें दिन तक, फ्रॉम 6th डे टू 13 डे, एक मैच्योर फॉलिकल बाद में क्या होता है और मैच्योर होता है, उसके अंदर का एग जो होता है रिलीज जो वो बाद में करेगा वो भी मैच्योर होना शुरू होता है, ठीक है। तो 6 से लेके 13वें दिन तक भाई ध्यान दो, ब्लड, म्यूकस, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बाहर चली गई, ठीक है ना। अब क्या होगा,
एग भी बाहर निकल चुका है, एग भी रिलीज हो चुका है, मतलब ब्रेक हो चुका है। तो उसके बाद अब नया एग बनेगा ना, और नया एग बनने के लिए फॉलिकल को मैच्योर होना पड़ेगा, और ये काम क्या होगा, छठे दिन से 13वें दिन तक लगातार क्या होगा, मैच्योर फॉलिकल क्या होगा और तेजी से अपने अंदर के एग को मैच्योर करेगा। 14वें दिन होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब ये भाई मैच्योर फॉलिकल हो गया तो उसके अंदर एक एग है जो मैच्योर है, तो 14वें दिन वो उस एग को रिलीज कर देगा। द रिलीज ऑफ अ एग, ठीक है ना, फ्रॉम द फॉलिकल फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम एन ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। ये 14वें दिन, सिर्फ एक दिन 14वें दिन ये होता है, ठीक है ना। अब इतना इतना परफेक्ट नहीं है, चलता रहता है, ठीक है ना, कईयों में डिस्टर्ब होती है, साइकिल ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एक ये एवरेज है, ठीक है। 14वें दिन क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। अब देखो एग रिलीज हो गया, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो स्पर्म आके फर्टिलाइज कर दे, ठीक है ना। जब स्पर्म आके फर्टिलाइज कर देगा तो आगे का जो प्रोसेस है, जो पीरियड्स होते हैं वो 9 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना, कि एवोल्यूशन अगर हो जाए और उसके बाद फर्टिलाइजेशन भी हो जाए तो जो 9 महीने तक पीरियड्स होते हैं वो बंद हो जाए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए इतने ढेर सारा ब्लड चाहिए होता है, ब्लड वेसल्स चाहिए होती हैं, ठीक है। अगर उस 9 महीने के पीरियड में भी अगर लगातार एग निकलता रहे, इधर बच्चा डेवलप कर रहा है, उधर एग निकल के क्रश होकर ब्लड ब्लीडिंग होती रहे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि वो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनी थी ना, ये जो लाइनिंग बनी थी, ठीक है, ये बच्चे को नरिशमेंट दे रही है, तो ये शेडी क्यों होगी, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो खैर ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद की बात थी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 15वें दिन फिर से क्या हो जाता है, सॉरी ओव्यूलेशन हो गया एक बार, ठीक है। अब ये जो एग है इसको, अगर जैसे कि मैंने क्या कहा था कि यूट्रस तैयार करता है खुद को, ओव्यूलेशन जब हो जाता है तो ओव्यूलेशन के बाद में एग धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है, बस समझ में आई। तो ये उससे पहले क्या होता है, 15वें से लेकर 28वें दिन तक यूट्रस वॉल क्या होती है, अगेन क्या होती है, मोटी होना शुरू होती है, ब्लड वेसल्स कैपिलरीज सबकी सब बनना शुरू हो जाती हैं दोबारा, ठीक है ना। थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ये शुरू हो जाता है, ओके। अब इसके बाद की प्रोसेस ये है कि फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मैंने यही बता दिया, तो 14वें के बाद ही आपको बता दिया, सॉरी 14वें के बाद 28 क्या होता है, ओवुलेशन के बाद में 15 से 28 दिन तक क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो क्या होती रहती है, थिक होती रहती है, फिर से दोबारा वो थिक शुरू होती है, क्योंकि उसको क्या करना है, अगर एग फर्टिलाइज होता है तो उसको क्या करना है, उसको बेबी को नरिशमेंट देना है, ठीक है ना। जाइगोट देन एम्ब्रियो देन फीटस, ये सब एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा वो यूट्रस में होगा, इसीलिए यूट्रस की लाइनिंग फिर से क्या हो जाती है, थिक होना शुरू हो जाती है। अब इसके आगे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अगेन ये साइकिल घूम के क्या हुई, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड म्यूकस, एंडोमेट्रियम लाइनिंग फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसने किसी को भी न्यूट्रिशन देना ही नहीं था, तो फिर से डिस्चार्ज ऑफ ब्लड म्यूकस हो गई, साइकिल फिर से चालू हो गई, ठीक है। मैं आपको ये देख लो, ठीक है ना, मैं ध्यान से आपको दिखा रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लेना पॉज करके वीडियो, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि ये जो 1 से लेके 5वें दिन तक जो लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो टूट के बाहर निकलती है, ये किस हार्मोन के इफेक्ट में होता है। एक्चुअली में ये जो प्रोसेस है ये किसी हार्मोन के इफेक्ट में नहीं होती, यहाँ पे जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है वो गिर जाता है, ठीक है, याद रखना। यानी कि जब पीरियड्स जिस समय हो रहे होते हैं उस समय ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है, ओके। देन छठे से लेके 13वें दिन तक क्या होता है, यहाँ पे जो रोल प्ले करता है हार्मोन, इसे हम कहेंगे प्राइमरी हार्मोन, यानी कि जो अपना रोल प्ले करेगा वो कौन कौन से होते हैं, ईस्ट्रोजन, यानी कि फॉलिकल को मैच्योर करने के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन जरूरी होता है, और एक हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। आपको इसके फुल फॉर्म से कुछ आइडिया लग गया होगा। फॉलिकल को जो मैच्योर यानी कि स्टिमुलेट करने के लिए चाहिए वो हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये रिलीज होता है, कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है। तो इस यहाँ पे ये जो प्रोसेस कर रहा है, यहाँ पे हार्मोन जो है वो है ईस्ट्रोजन और FSH। ओवुलेशन यानी कि एग के रिलीज होने में किसका रोल होता है, कौन से हार्मोन का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अगेन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस, ठीक है, अगेन आप उसको रहने दीजिए। देन जो लास्ट में आपके क्या है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को तैयार करना, ये काम किसका है, प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी याद रखो, पी से प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन होगा तब तो प्रेगनेंसी होगी ना, बस समझ में आई। तो ये क्या है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, तो ये आपके कोर्स में नहीं था, फिर भी मैंने आपको बता दिया ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये सेक्सुअल साइकिल आपको पता ही होगी, फीमेल में प्यूबर्टी के स्टेज के बाद ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। खैर अब हम लोग बात करेंगे मीनाज मेनोपॉज की, बहुत आसान है। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ठीक, सॉरी यहाँ पे एक टर्म दे रखा है मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स टेम्पोरली ड्यूरिंग, ये बता चुका हूँ आपको। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, 9 महीने के लिए बंद हो जाता है, बता चुका हूँ। मीनार क्या होता है, जब लड़कियों में पहली बार पीरियड्स होते हैं, ठीक है, पहली बार यानी प्यूबर्टी के बाद पहली बार उसको पीरियड्स होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मीनार। इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल, ठीक है।
और लगभग 50 से 55 साल या 40 से 50 साल के बीच में क्या होता है, सारे के सारे जो फॉलिकल्स होते हैं ना ओवरी में, वो सब के सब इमेच्योर, मतलब कि उसके वो सब के सब क्या हो जाते हैं, अपना काम करना बंद कर देते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते हैं, वो फॉलिकल्स बेकार हो जाते हैं और फीमेल इज़ नो लॉन्गर रिमेन रिप्रोडक्टिव। इसे कहते हैं मीनोपॉज, द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल। ठीक है, सिंपल, द स्टार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल मीनार्क एंड द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल इज नोन एज मीनोपॉज। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा, वो जो अगर प्रेग्नेंट होती है वुमेन, ठीक है ना, तो 9 महीने के बाद में जब बच्चा बेबी के बर्थ हो जाता है, उसके बाद ये जो साइकिल है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो मैंने बताई आपको, ये दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि रोल तो हो गया, बेबी बर्थ ले लिया, अब उसके बाद फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से याद रखिए, ये सब ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं, बहुत आसान हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम वीडियो में बताएंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स।